चलो, तो आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पार्ट बी का सवाल है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलेंगे 2 मार्क और आपका टाइम शुरू होता है अब। कि सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड is or are used to maintaining osmotic potential in a plant cell under a drought and salinity stress condition। तो हमने जब सबसे पहले वाटर डेफिशिएंसी की बात की थी, ऑस्मोटिक स्ट्रेस की बात की थी, उस समय पर हमने कुछ कंपैटिबल सोल्यूट्स की बात की थी और कंपैटिबल सोल्यूट्स के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेंट्स की बात की थी। और ऐसे ही ऑस्मो रेगुलेंट कंपैटिबल सोल्यूट की कैटेगरी से बिलोंग करता है एक यूनिक तरीके का अमीनो एसिड जिसे आप प्रोलीन कहते हो। इसी के साथ साथ कई सारे अदर कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स जिसमें आपने ग्लाइसिन का नाम लिख रखा है, ऐसे ही आपने और भी 1-2 नाम लिख रखे थे, याद करिएगा। सो जनरली प्रोलीन जिसे हम देखते हैं कि स्ट्रेस कंडीशंस में जिसकी मात्रा पौधों में ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने का रीजन है कि ये एक प्रकार का ऑस्मो प्रोटेक्टेंट कह सकते हैं या फिर कंपैटिबल सोल्यूट के तौर पर काम करता है जो सेल के इंटरनल फिजियोलॉजी है उसे मेंटेन करने में, बनाए रखने में मदद करता है, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में कई बार ऑल्टर हो जाती है। सो थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपका इस सवाल का जवाब सही है। जिन लोगों ने जवाब सही दिया है आप सभी को मिलते हैं 2 मार्क। यस, डाइमिथाइल सल्फोप्रोपेनेट भी होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब पूरी लिस्ट रट्टा मार रखी है। लीजिए अगला सवाल। और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, याद रखिएगा। जो शुरुआती कुछ क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज हैं, फिर मैंने कुछ नए क्वेश्चंस बनाए, नए क्वेश्चन आपके लिए ले आया, तो कुल मिलाकर के ओवरऑल प्रैक्टिस आपकी होने वाली है ना। और अभी भी जो सेशन में नहीं आए हैं जल्दी जल्दी पहुंचे। गुड इवनिंग खुशी। अच्छा, आप लोग आपस में बातें चालू कर दी है, अरे बाप रे। चलो फोकस क्वेश्चंस पर, और लाइक जिसने नहीं किया है कृपया करके लाइक कर दें। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि जो पिछला सवाल है उसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल जिसमें कहा कि ये ऑस्मो प्रोटेक्टेंट के तौर पर भी काम करता है। कई सारे प्रोटीन जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डीनेचर हो रहे होते हैं, उनकी फोल्डिंग अफेक्ट हो रही होती है, ऐसे सारे प्रोटीन्स को प्रोलीन आता बोलता है कि रुको रुको रुको, है ना, मैं प्रोटीन को मिसफोल्ड होने से बचाऊंगा, मैं उसे बचाए रखूंगा ताकि वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में बना रहे। शाबाश, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो जिन लोगों ने अभी तक के 2 सवालों का जवाब सही दिया है उनके हो चुके हैं टोटल 4 मार्क्स। चलो बातें करना बंद करो, पूजा और बाकी सारे लोग क्वेश्चंस पर फोकस करना है। क्वेश्चंस बहुत बहुत जरूरी वाले हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि अब जो सवाल आ सकते हैं वो भी आपके सामने कुछ टाइम में आएगा, राइट। और जैसे ही आएगा मैं नहीं चाहता कि कोई उस सवाल को मिस करे और गलती करे, राइट। चलिए, while studying the primary effect of different abiotic stress on plants, प्राइमरी इफेक्ट को स्टडी करते हुए किसी रिसर्चर ने, जो कि एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में था, ऑब्जर्व अ वाटर पोटेंशियल रिडक्शन, देखने को मिलता है कि वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होता हुआ दिखता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन होता हुआ दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस, ऐसे कौन कौन से एबायोटिक स्ट्रेस के कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इस तरह का इफेक्ट दिखा सकते हैं। अरे वाह अरे वाह, शाबाश। सर वाटर डेफिशिएंसी, सैलिनिटी, चिलिंग में भी ऐसा होगा क्या? ये 2 के केस में तो मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। चिलिंग में, हाँ चिलिंग में भी हो सकता है ना, राइट। याद होगा आपको, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर चिलिंग वाले केस में, चिलिंग नहीं फ्रीजिंग वाले केस में हो सकता है। चिलिंग वाले केस में तो एक बार होने की संभावना कम है, क्योंकि फ्रीजिंग हो जाने पर
कई बार जो बाहर की एक्स्ट्रा सेलुलर आइस है वो पानी को बाहर खींच लेता है ना, सेल डिहाइड्रेट होना शुरू हो सकता है, लेकिन यहां चिलिंग वाली बात दे रखी है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फ्लडिंग दे रखा है तो ऐसे केस में तो कभी भी कोई सेल बेचारा भूखा नहीं मरे या प्यासा नहीं मरे। यहां पर फ्लडिंग भी दे रखा है, चिलिंग भी दे रखा है, लीजिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो बचा एक ही, फ्रीजिंग है, सैलिनिटी है, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो आज काफी सारे लोग हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फट से, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अच्छा, ऑलरेडी कर दिया लाइक शेयर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई लोगों का देखो मिक्स प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है, एकदम मिक्स प्रकार का। सर चिलिंग रेजिस्टेंट देयर आर अनसैचुरेटेड, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कुल मिला के मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा। कोई कह रहा 4 होगा सर, कोई कह रहा 3 होगा सर, कोई कह रहा फर्स्ट होगा सर। कि मेम्ब्रेन को चिलिंग सेंसिटिव प्लांट में अगर देखा जाए, है ना, कि भाई ऐसा पौधा है जो चिलिंग सेंसिटिव है, ठंड पड़ने पर जिंदा नहीं बचता, मर जाता है ना। तो ये क्यों मर जाता है? हाई प्रपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर उसमें होंगे तो हाँ, ऐसे केस में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, स्ट्रेट चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैं। तापमान कम होते ही जो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिडिफिकेशन में चला जाएगा, और ऐसा होने पर गैसेस एक्सचेंज और ऐसे कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो अफेक्ट हो जाएंगे, तो पौधा मर सकता है। पहली वाली बात तो ठीक ही लग रही है। लो ट्रांजिशन टेम्परेचर, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ नहीं, इसकी वजह से तो मरेगा नहीं। लोअर ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, याद रखिएगा बात कर रहा है सेंसिटिव प्लांट है और मर जाएगा। इस वाले केस में तो शायद वो ना मरे, है ना, इस वाले केस में तो शायद वो ना मरे। मरेगा कहां पर? पहले वाले केस में। कहां पर मर जाएगा? पहले वाले केस में। वेरी गुड, शाबाश। तो जिन लोगों ने भी आंसर 1 दिया है, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो फिर तो मेम्ब्रेन आसानी से जम नहीं पाएगी, ये तो उसको बचा लेगा। या तो सेंसिटिव बोला है ना, टॉलरेंट तो बोला नहीं है, सेंसिटिव बोला। सेंसिटिव मतलब बेचारा जिंदा नहीं बचेगा, आसानी से मर जाएगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड नहीं पता आपको? अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि ये रहा आपका फॉस्फेट हेड, और अगर सीधे सीधे रहे तो सैचुरेटेड कहते हैं, है ना। सीधी चेन है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, सैचुरेटेड, S फॉर S। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि ये रहा आपका फॉस्फेट हेड, लेकिन ये रही आपकी, एक किंक हो सकता है, 2 किंक हो सकते हैं, कई सारे किंक हो सकते हैं, डिपेंड्स, है ना। जी हां, शाबाश। लीजिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अभी तक आपके कितने? 8 मार्क्स आपके हो चुके हैं जिन लोगों ने भी अभी तक जवाब सही दिया हुआ है।
अनसैचुरेटेड कंडीशन में नहीं मरेगा, एकदम सही बात, नहीं मरेगा। ये सारी चीजें तो उससे बचा लेंगी, लेकिन हम क्वेश्चन तो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी स्थितियां बताएं जिससे पौधा मर जाएगा। सेंसिटिव होने का मतलब, सेंसिटिव होने का मतलब मर जाएगा, है ना, कैन नॉट सर्वाइव। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहे हैं ऑप्शन थर्ड। अरे बाप रे। विच इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर अडेप्टेशन इन अ ड्राई एनवायरमेंट। ड्राई एनवायरमेंट में पाए जाने वाले पौधों के लिए कौन सी चीज? चलो जल्दी बताओ। ड्राई एनवायरमेंट है, इसका मतलब या तो पानी की कमी है या तो टेम्परेचर ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर C4 प्लांट की बात कर रहा है, कैम प्लांट की बात कर रहा है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा वाली बात है ना। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि ज्यादा तापमान में जिंदा रखने में फायदेमंद नहीं है? ये तो है लो स्टोमेटल कंडक्टेंस नहीं है, हाई हाइड्रोलिक कंडक्टेंस ये तो है, हाई रूट टू शूट रेशियो ये तो है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सोच समझ करके जवाब दें। लो स्टोमेटल कंडक्टेंस आपने कल के दिन ही पढ़ा था कि जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। कल की ही बात है ना, कल के दिन ही इस बात को डिस्कस किया था। कैसे होगा सर? तो एक्सप्लेन तो कर रहा हूं। हाई हाइड्रोलिक कंडक्टेंस का मतलब है कि देखो, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशंस ज्यादा होंगे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वाटर का, है ना, जो आदान प्रदान है पौधा ज्यादा से ज्यादा करता रहेगा ताकि जिंदा रहे। कल ये बात तो कल आपने लिस्ट बनाई थी ना कि शेड प्लांट्स में क्या, उसके बाद फिर जो है आपने सन प्लांट्स में क्या देखने को, कल ही आपने लिस्ट बनाई थी। समझ में आई बात? चलो शाबाश। इसलिए मैं कह रहा हूं नो नो डीन, क्या 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 बातें चल रही है। इसलिए इसलिए हमेशा क्या करना होता है, थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ा है उसको ध्यान भी रखना होता है ना। चलो, तो इसका मतलब कई सारे लोग इस वाले सवाल में फंस गए। लीजिए अगला सवाल। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई सही से कर रखी है, सारी बातों को ध्यान रख रखा है, याद रख रखा है तो, नहीं तो फिर नहीं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। कि एक पौधा है सॉल्ट टॉलरेंट है। सॉल्ट टॉलरेंट है मतलब उस प्लांट के अंदर बहुत सारे सॉल्ट मतलब सोडियम आयंस आ गए हैं, है ना, क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम आयंस ज्यादा थे तो अंदर आ गए। अब अंदर आ गए तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहा है, सोडियम आयन को या तो बाहर फेंक रहा है सेल से या तो वैक्यूल के अंदर फेंक रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, द एक्सेसिव सॉल्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू वैक्यूल बाय, वैक्यूल के अंदर अगर वो फेंक रहा है तो वो कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू ऐसा कर रहा है? देखो यहां ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं पूछा है, अगर ट्रांसपोर्टर का नाम पूछता तो आप कहते NHX या NXH, है ना, ट्रांसपोर्टर है जो कि वैक्यूल पर टोनोप्लास्ट के ऊपर पाया जा रहा है। यहां तो सीधे सीधे पूछा कि भाई कौन से टाइप का है वो, तो जाहिर सी बात है सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर है। प्रोटॉन को बाहर फेंकता है साइटोप्लाज्मिक साइड पर या साइटोसोलिक साइड पर, और वहां से जो भी Na+ आयंस है उन्हें वैक्यूल के अंदर फेंक देता है। तो
एक ही ऐसा ऑप्शन है अपने पास, ये भी तो NaCl वाली बात है, ये तो गलत हो गया। ये सोडियम पोटेशियम वाली बात होगी, गलत हो गया। ये ATPase वाली बात हो गई, एंटीपोटर। आंसर इज फर्स्ट। यस यस, वेरी गुड मिनी मौर्य जी, आप पहली बार सेशन में आए, लेकिन देखो आप कितने सटीक और सही जवाब दे रहे हो। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके आगे जो भी सवाल आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, PYQs नहीं रहे ये। नाउ दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम में अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसकी पूरी संभावना है। राइट? तो ध्यान से सारी बातों को पढ़िएगा, सारा मेरा पढ़ाया हुआ ज्ञान अच्छे से याद रखिएगा और लगाइएगा, तब काम बनेगा। कि क्वेश्चन ये है कि विच जीन एक्सप्रेशन चेंज is typically observed in a plant as an early response to a drought stress। मान लीजिए पौधा है, ड्राउट स्ट्रेस में प्रेजेंट है, और सबसे शुरुआती रिस्पॉन्स के तौर पर उसमें क्या देखने को मिलेगा, है ना? स्पेशली कौन से टाइम पर? जीन एक्सप्रेशन वाले कुछ चेंजेस अब वो अपने अंदर करने शुरू कर रहा है। ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा? याद रखना कि स्ट्रेस कौन सा है? ड्राउट स्ट्रेस है, मतलब पानी की कमी है ना? पानी की कमी है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस जैसे हालात हैं। डाउन रेगुलेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्रेब का डाउन रेगुलेशन कराएगा? कभी नहीं। वो तो भर भर के ड्रेब बनाएगा, है ना? कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स बनाओ, प्रोटीन बनाओ जो स्ट्रेस में, स्पेशली वाटर स्ट्रेस में, वाटर डेफिशिएंसी वाले स्ट्रेस में या ऑस्मोटिक स्ट्रेस में जाकर के कई सारे नए रिस्पॉन्सिव जीन का एक्सप्रेशन करवाए, डिहाइड्रीन्स का एक्सप्रेशन करवाए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। ये जो कह रहे ना 1 1 1, अरे भैया पढ़ो तो सही, डाउन रेगुलेशन यार। आप सोचो, आप ड्रेब का डाउन रेगुलेशन करवा दोगे तो ड्रेब की वजह से होने वाली सिग्नलिंग होगी क्या? वाटर डेफिशिएंसी में ही तो ड्रेब वाली सिग्नलिंग होती है ना? फंस गए? चलो, बढ़िया सवाल था, चकमा देने वाला सवाल। हां, अप रेगुलेशन होता तो सही होता। अरे वाह, फंस गए फंस गए फंस गए। चलो ठीक है, फंस गए तो जरा आप बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ो कि अप रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन जीन्स, ऐसी कोई बात मैंने कहीं पढ़ाई थी क्या? कि देखने को मिलता है कि पौधे के अंदर जगह जगह पर पानी की कमी हो रखी है, तो उसने ऐसे सोल्यूट्स बनाने शुरू किए जो कंपैटिबल सोल्यूट्स होते हैं, ऐसे ऑस्मो प्रोटेक्टेड बनाने शुरू कर दिए जो अब वहां पर ऑस्मोटिक स्ट्रेस वाले हालात बनने ना दें, है ना? प्रोलीन और ये सब का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर सेल के अंदर एक्वापोरिन्स ऑलरेडी हैं तो उनको फटाफट कहते हैं कि सारे मेम्ब्रेन पर लग जाओ। अगर mRNA फॉर्म में तो उनका फटाफट ट्रांसलेशन करवाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी एक्वापोरिन ज्यादा ज्यादा बनाओ, सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दो। और अगर नहीं है mRNA फॉर्म में तो उन्हें फटाफट जीन लेवल से ट्रांसक्राइब कराना शुरू कराओ। पढ़ाया था ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ जरा, हर एक बात पढ़ाई थी। यस, जब पढ़ाया था तो आपको याद क्यों नहीं है? क्यों नहीं याद है आपको? क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना? चलो, डाउन रेगुलेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, क्यों भाई? एब्सिसिक एसिड तो सबसे पहले बनना चाहिए, स्ट्रेस हार्मोन है। दुनिया का कोई भी स्ट्रेस हो, सबसे पहले जो फाइटो हार्मोन बनेगा वो कौन सा बनेगा? एब्सिसिक एसिड। डाउन रेगुलेशन नहीं चलेगा। अप रेगुलेशन ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस जीन, अरे भाई ऐसे टाइम पे तो क्लोरोफिल मत बनाओ, पानी की कमी है, दिक्कत है। बात समझ में आई? हाँ, ये है आने के बाद जल्दबाजी का नतीजा, आने के बाद जल्दबाजी का नतीजा। तो इसलिए ध्यान से हर एक बात को पढ़ना है। चलो अगला सवाल, आई होप यहां तो कोई गलती नहीं करेगा।
So now the question is, in a plant, which signaling molecule is rapidly produced in response to a flood-induced hypoxia? अगर मान लीजिए प्लांट हाइपोक्सिया वाली स्थिति में है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो किस प्रकार के अडप्टिव रिस्पॉन्सेस किसके द्वारा शुरू कराए जाएंगे? मतलब किस प्रकार के अडप्टिव रिस्पॉन्सेस होंगे, वो तो एक सवाल बन ही सकता है, लेकिन ऐसे समय में कौन है जो अडप्टिव रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर कराएगा, शुरू कराएगा? के हिसाब से सब फंस गए। सही बात है, फंसी जाओगे ना, अगर आप कैजुअली अगर आप चीजों को लोगे तो फंस जाओगे। वेरी गुड, शाबाश। और आपको ऑलरेडी सारी बातें, सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। देखो शाबाश, प्रीति करिए सर एरेनकाइमा बनेगा, देखो इसको याद है। एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगे, इसको याद है सारी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, है ना। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो बाद में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं पहले कह चुका हूं, पहले ही मेरी घोषणा हो रखी है कि इस वीडियो को सेशन के तुरंत बाद हटा दिया जाएगा, क्योंकि आना है तो लाइव में आना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो यार बाद में करेंगे, इसका क्या मतलब। चलो ठीक है, थियरी के लिए मैं आपको माफ कर देता हूं, है ना। चलो शाबाश, अच्छा लवली को भी याद है, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो सारे बच्चे ईमानदारी से रेगुलरली आते हैं, लाइव में आकर के पढ़ते हैं, या कई सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो लाइव में नहीं आते, रिकॉर्डेड वीडियो को देख करके पढ़ लेते हैं, और जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उन सभी को आता है। शाबाश, जब से बोला तब से रिवीजन में लगे हुए हैं। चलो आंसर दो। ड्यूरिंग अ फ्लड स्ट्रेस, हाउ डू अ प्लांट टिपिकली मॉडिफाई रूट आर्किटेक्चर टू इंप्रूव अ सर्वाइवल? ऐसा वो क्या कर देता है? ऐसा वो क्या, अरे अभी तो मैंने शायद पिछले सवाल में इसका जवाब दे दिया गलती से, है ना, कि इंक्रीज प्राइमरी रूट लेंथ को बढ़ा के क्या फायदा? प्राइमरी रूट तो डीप 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 चला जाएगा, और ऐसे रूट तो पानी में और ज्यादा दिक्कत में होंगे। एडवेंटिशियस रूट, नए रूट बनाओ, ऐसे रूट जो एरियल पार्ट्स में से निकल करके आ रहे हो, है ना, स्टेम में से, नोड रीजन से निकल करके आ रहे हो। नाउ दे विल गेट एक्सपोजर ऑफ एयर, और इतना ही नहीं, बाद में धीरे धीरे उनके अंदर इथिलीन की मात्रा बढ़ा करके एरेनकाइमा बनाना शुरू कर देना है, ताकि हवा अंदर काफी मात्रा में बढ़ी रहे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। डिक्रीज रूट हेयर डेंसिटी, इससे क्या फायदा? इंक्रीज रूट कैप साइज, इससे भी क्या फायदा? हाँ, अगर ये कहते कि कोई ऐसा पौधा है जो एक्वेटिक कंडीशन में अडप्टेड है और रूट कैप जो है रूट पॉकेट्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से बॉयंसी मिलती है, ऐसी कोई बात होती तो मैं एक बार लॉजिकली सोचता कि हाँ ऐसा होता है ना। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सही दिमाग लगा रहे हैं, और लगाएं। What role do anti-freezing protein AFPs, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स का क्या काम होता है अगर कोई पौधा फ्रीजिंग स्ट्रेस में हो तो? इनको बनाने का पर्पस क्या है? एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स को बनाने का पर्पस क्या? सोचो और जवाब दो। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन ये साइटोसोल में पड़ा हुआ है ना। क्या करेगा ये? न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाएगा। भाई देखो, फ्रीजिंग स्ट्रेस वाली स्थिति में न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाना कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी थोड़ी है। रूट तो यही करते हैं ना, रूट का काम ही है, रूट इसीलिए तो बने हुए हैं। इस प्रोटीन को बनाने से क्या हो जाएगा? प्रोटीन जाके बोलेगा चलो 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 जल्दी अंदर आओ, ऐसा थोड़ी होने वाला है। स्टेबिलाइज मेम्ब्रेन एट अ लो टेम्परेचर। अरे भाई लो टेम्परेचर की बात ही नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं फ्रीजिंग वाली स्टेट है ना, लो टेम्परेचर की बात ही नहीं हो रही है। इनहिबिट द आइस क्रिस्टल ग्रोथ। हाँ, ये जाहिर सी बात है, जो न्यूक्लिएशंस होने के रिस्पॉन्सेस हैं, आइस क्रिस्टल्स बनने की संभावनाएं हैं, उन्हें कम करता है। क्यों? क्योंकि आइस क्रिस्टल्स बनेंगे तो सेल
इंजर्ड हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकते हैं, वॉल डैमेज हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हद है। शाबाश सलमा, मीनू, अफीफा, सत्यांद्री, है ना, कोमल, लाल सिंह, प्रतिभा, जतिन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं सब? न्यूट्रिएंट अपटेक से सेल तो सोल्यूट में बढ़ेगा, तो आइस, तो क्रिस्टल आइस के बनेंगे। हाँ भाई, सोल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात उससे भी क्रिस्टल फॉर्मेशंस प्रमोट हो सकता है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। आपको तो जवाब देना है, बाकी तो चलो ठीक, कोई दिक्कत। अगला सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, गलत हो गया। मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूं कि जितनी गलती करनी है आप एग्जाम से पहले कर लो, है ना, टेस्ट में गलती करनी है कर लो, ऐसे हमारे ऑनलाइन वाले जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसमें आगे गलती करना कर लो, यहां जितनी गलती कर लो सब माफ है। क्यों? क्योंकि ये सारी गलतियां आपको सिखा करके जाएंगी कि आपने क्या गड़बड़ किया था, क्या कहां पर मिस्टेक किया था। बिकॉज ऑल दीज मिस्टेक्स ये आपको जिंदगी भर याद रहेंगी कि हाँ ये मैंने गलती कर दी थी, और इसकी वजह से फाइनल एग्जाम में ऐसी कोई गलती हो जाए इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहां जितनी गलतियां करनी कर लो, है ना। चलो, लेकिन फाइनल एग्जाम में गलती करना सबसे बड़ा पाप है। फाइनल एग्जाम में अगर किसी ने गलती की तो उसकी तो कोई माफी नहीं। क्यों? क्योंकि जेआरएफ नहीं मिलेगा फिर। चलो, विच फाइटोहार्मोन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन अ प्लांट रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस एंड एड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड रिस्पॉन्सिव जीन। कि भाई देखो, फाइटोहार्मोन है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन अ प्लांट स्ट्रेस, जितने भी प्रकार के प्लांट स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस होते हैं उनमें जनरली देखा गया है कि हाँ ये काम करता हुआ देखा जाता है। आपको बताना है कि भाई कोल्ड रिस्पॉन्सिव जीन्स के एक्सप्रेशन में कौन काम करता होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। एब्सिसिक एसिड कहने वालों बधाई हो। इथिलीन जो है, इथिलीन याद रखिएगा कि कई जगहों पर ये ग्रोथ प्रमोशन वाले काम भी कर देगा, कई जगहों पर ये इनिबिटरी काम भी कर देगा। जैसे सोचो एरेनकाइमा तो बनाने में काम कर रहा है ना, मतलब कई जगहों पर इथिलीन हो सकता है कि पॉजिटिव काम करते हुए दिख जाए, अच्छे व्यक्ति जैसा दिख जाए, और कई जगह आप इसको स्ट्रेस में काम करता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में कई प्रकार की सिग्नलिंग्स को ट्रिगर कराना उस यूनिवर्सल स्ट्रेस हार्मोन का ही काम है जिसे आप एब्सिसिक एसिड कहते हो। बनेगा तो वही, है ना। पहला रॉन्ग हो गया सलमा का, कोई बात नहीं सलमा, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, जैसे मैंने इसके पहले कहा कि यहां जितनी गलतियां करनी है कर लो, फाइनल एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल, which type of fatty acids are preferentially synthesized by plants to maintain a membrane fluidity during chilling stress? ये बात भी मैंने कही थी कि भाई चिलिंग स्ट्रेस के दौरान भी कई बार मेम्ब्रेन सॉलिडिफिकेशन के हालात बनते हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आगे आपको सोचना है, अब आगे आपको सोचना है किससे ज्यादा फायदा हो सकता है। दिमाग लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आज इतने सारे लोग आए हैं देखो सेशन के अंदर। आप लोग रेगुलर सेशंस में क्यों नहीं आते हो भाई? क्यों नहीं आते हो? क्या दिक्कत है ना। आज का सेशन में आए वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं आप सभी को शाबाशी देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन रेगुलर सेशन में क्यों नहीं आते? क्या दिक्कत है?
अच्छा, ओके, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, ओके, तो पहले क्यों नहीं किया था, इसके पहले क्यों नहीं करते थे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देखो अनसैचुरेशन बढ़ना चाहिए जिससे तापमान घटने पर मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं होगा, जमेगा नहीं, सॉलिडिफिकेशन में नहीं जाएगा, है ना, वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़े। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहां पर होगा, इससे तो नहीं होगा। अच्छा, एक ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़े उससे ज्यादा फायदा हुआ कि